ओम्स लॉ क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू द conductor is directly proportional to potential difference applied across the conductor. ठीक है, तो क्या कहता है, अगर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकली हम इसको लिखें, मैथमेटिकली इंपॉर्टेंट है ओम्स लॉ की डेफिनेशन, I is directly proportional to V. देखो इधर I क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V, ठीक है, उल्टा नहीं बोलना V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वो गलत माना जाएगा। अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया ना कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? I के, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट गलत है, रीजनाइजेशन में पूछा जाएगा, वो गलत है। करंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे उस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आर बोलेंगे, ठीक है। V इज इक्वल टू आई, ये फॉर्मूला बन के आता है, और ये हमारा बहुत ज्यादा यूज होगा। वेयर कैपिटल R इज दी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस कंडक्टर की? इसकी वजह से क्या होता है अगर कहीं पे भी रेजिस्टेंस हो? स्टॉप हो जाता है। रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है, जो क्या करती है? करंट के फ्लो को स्टॉप करने की कोशिश करती है, ठीक है, बहने नहीं देती, करंट को फ्लो करने नहीं देती, उस पर क्या रोक लगा रही है, ठीक है। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ना, रोक। अगर सिंपल इंग्लिश वर्ड रेजिस्टेंस को अगर हम देखें, वो उसका मतलब क्या होता है? रोकना, किसी चीज़ को रुकावट पैदा करनी। तो रेजिस्टेंस क्या है? वो प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर है जिसकी वजह से क्या होता है? करंट को वो रोकता है फ्लो करने से, ठीक है। होता क्यों है वो सारा डिटेल में हम करेंगे, क्यों रेजिस्टेंस आती है कंडक्टर के अंदर, ये इतना नोट कर लिया। अब इसके बाद इसका ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो V और I का ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनाओ, हाँ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे बनाओ उसको। अगर मैं तुम्हें दो कंडक्टर्स दे दूं, ऐसे दो ग्राफ है कंडक्टर्स के V और I के, ठीक है, तुमने इसमें बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, हमने स्लोप देखनी है, ठीक है। हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था? V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। तो इधर से पहले देखो कि ट्राइंगल कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। स्लोप क्या होती है? tan एंगल से निकालते हैं, tan थीटा, एंगल मान लो इसका थीटा बन रहा है, ठीक है। tan थीटा क्या होएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में किसकी वैल्यू मिलेगी? मुझे करंट की मिलेगी, तो I, और बेस में किसकी वैल्यू मिलेगी? V की मिलेगी, ठीक है। I अपॉन V क्या होएगा? 1/R होएगा, ठीक है। अब देखो 1/R मिल रहा है मुझे इस स्लोप से, तो स्लोप बड़ी होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी या छोटी होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो स्लोप बड़ी कब मिलेगी, जब एंगल कितना होएगा, बड़ा होएगा या छोटा होगा, छोटा होगा। ठीक है, बस यही था ये। और ये ग्राफ ऐसे भी आ सकता है, बी इधर दिया हो, आई इधर दिया हो, तो उस टाइम पे ये चीज इनवर्सली नहीं आएगी। उस टाइम पे क्या हो जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू मिलेगी, वी की मिलेगी, और यहाँ पे किसकी मिलेगी, आर की। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना इसका कि नीचे वाला लेना है या फिर ऊपर वाला लेना है, उसको ऐसे समझ के करना है। वहाँ पे पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेक करें समझ आया तो नहीं। रट्टा नहीं लगाना, देखो कंफ्यूजन हमेशा वहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाता है मुझे। तो अगर कंसेप्ट हमें पता है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। इसके लिए बताओ, फिर इसके लिए बताओ, किसकी रेजिस्टेंस हाई है। पहले वाले में डी की और दूसरे वाले में यू। ठीक है, सॉल्व करें। अगर अपने कंसेप्ट से सॉल्व करें तो मुझे क्या निकालनी है, स्लोप। यहाँ से स्लोप बनाने के लिए मुझे ट्रायंगल चाहिए होगा। ठीक है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे किसकी वैल्यू देगा, परपेंडिकुलर मुझे आई की वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगी आई, और बेस किसकी वैल्यू देगा, वी की, तो वी। और मेरे पास v इजिकल टू आई आर फॉर्मूला होता था, उसमें आई अपॉन वी की वैल्यू क्या बनेगी, 1/r बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1/r। तो मुझे क्या पता लग रहा है कि रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्लोप। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा स्लोप होएगी उतनी कम रेजिस्टेंस होएगी। तो स्लोप किसकी ज़्यादा है इसमें, ए की ज़्यादा है एज कंपेयर टू डी। तो रेजिस्टेंस किसकी हाई होएगी, ठीक है। अब इसमें क्या होएगा, ये मेरे पास क्या है, स्लोप निकालनी है, तो परपेंडिकुलर मुझे बी मिलेगा और बेस मुझे आई मिलेगा, और ये आर होगा, है ना। तो यहाँ पे स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के। तो जिसकी जितनी ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस। तो स्लोप किसकी ज़्यादा है, ए की, हेंस ए हैज मोर रेजिस्टेंस। क्लियर। हम निकाल रहे हैं क्या, ओम्स लॉ। मतलब मोटिव क्या था हमारा, ये बनाना है मुझे, v इजिकल टू आई। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी इक्वल टू ई टाउ बाय एम। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कह रहे हैं कि ई की वैल्यू अगर हम इसके अंदर वी अपॉन एल सब्सटीट्यूट कर दें तो मेरे पास क्या आएगा, वी डी इज इक्वल टू ई वी, इसकी जगह वी बाय एल डाल दिया, बाकी सेम है टाउ बाय एम। अब इसके बाद क्या है, करंट है। करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इज इक्वल टू जो हमने पीछे अभी निकाली थी एन ई ए वी डी। ठीक है, एन ई ए वी डी। अब इसके अंदर वी डी की वैल्यू ये वाली मैं सब्सटीट्यूट कर रही हूँ, तो मेरे पास क्या बन गया, एन ई ए एज इट इज रहा, वी डी की जगह ई वी टाउ बाय एल एम, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, अब देखो इसको कंबाइन किया तो एन ई का स्क्वायर ए वी टाउ बाय एल एम। अब मुझे बनाना ये था। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसमें से आई और वी को लास्ट वाले रिलेशन में लिखूंगी। मेरे पास बचा है आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए वी टाउ बाय एल, ये बचा। ठीक है,
इसमें से बाकी सारी चीज v और i को साइड में निकाल दो, इसको ब्रैकेट में डालो। एन ई स्क्वेयर ए टाउ बाय एल एम, ये सारा इधर जाएगा तो क्या बनेगा, एल एम अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टाउ। और इसको मैं क्या बोल दूंगी कि ये क्या है, आर, वेयर आर की वैल्यू होगी एल एम बाय एन ई स्क्वेयर ए टाउ, हेंस v इज इक्वल टू, हेंस मेरे पास आर आई इज इक्वल टू v। आई बात समझ, ये करना है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है।